नमस्कार, मैं हूं समी अहमद और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। लोकसभा चुनाव का परिणाम आप जान चुके हैं और बिहार का रिजल्ट भी आपके सामने है। बिहार के रिजल्ट के बारे में जो सबसे ज़्यादा चर्चित बात है वो ये भी है कि तेजस्वी यादव की इतनी कोशिशों के बावजूद इंडिया गठबंधन की सीटें उस उम्मीद के अनुरूप क्यों नहीं आई और ख़ुद आरजेडी की सीटें महज 4 क्यों रह गई। अगर आप बिहार में इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी उम्मीद और सबसे बड़े प्रचारक की बात करें तो वो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव ही थे। उन्होंने 200 से ज़्यादा सभाएं की, जबकि उनकी पीठ में तकलीफ भी थी। और यहाँ कांग्रेस के जो सबसे बड़े प्रचारक और स्टार माने जाते हैं राहुल गांधी, वो महज 2 बार इंडिया गठबंधन के पक्ष में प्रचार करने के लिए आए। तो इंडिया गठबंधन का क्या प्रदर्शन रहा, इसकी चर्चा करते हैं हम लोग। इंडिया गठबंधन को बिहार में 8 सीटें मिली। पिछली बार अगर इसका नाम महागठबंधन था तो सिर्फ 1 सीट महागठबंधन जीत पाई थी, वो किशनगंज से कांग्रेस के उम्मीदवार मोहम्मद जावेद जीते थे। बाकी सीटों पर इंडिया गठबंधन या महागठबंधन को हार का सामना करना पड़ा था और एनडीए को सभी 39 सीटों पर 40 में 39 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। जो 8 सीटें इंडिया गठबंधन ने जीती हैं उनमें 4 आरजेडी ने जीती है। आरजेडी के 23 उम्मीदवार थे इस बार। कांग्रेस को 2 सीटों पर कामयाबी मिली, उसके 9 उम्मीदवार थे। भाकपा माले ने 2 सीटें जीती हैं और उसके 3 उम्मीदवार चुनाव लड़े थे। सीपीआई सीपीएम को 1-1 सीट पर चुनाव लड़ने का मौका मिला था, लेकिन वो इन सीटों पर जीत हासिल नहीं कर सकी। ये माना जा रहा है कि एनडीए को जो भी नुकसान यहाँ बिहार में हुआ है और पिछली बार की तुलना में इस बार 9 सीटों का नुकसान हुआ है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो है वो तेजस्वी यादव की धुआंधार प्रचार और उनकी जनसभाएं ही है। इस बार जेडीयू को 4 सीटों का नुकसान हुआ है। पिछली बार जेडीयू के पास 16 सीटें थीं और बीजेपी को 5 सीटों का नुकसान हुआ है। पिछली बार बीजेपी के पास 17 सीटें थीं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो एनडीए जहां पिछली बार 40 में 39 सीट लेकर सबसे आगे था, इस बार उसकी सीटें 40 में जो है 39 से घटकर वो 30 रह गई है। अब हम बात करते हैं कि वोटिंग परसेंटेज क्या रहा। ये तो जीत हार के गिनती थी, ये कि उसको कितने नंबर आए इसकी जानकारी थी। एनडीए को इस बार 45.52% वोट मिले हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 36.4%। हालांकि ये वोट प्रतिशत कम है, लेकिन तेजस्वी यादव की कोशिशों का ही शायद नतीजा है कि ये पिछली बार से 9% अधिक है। पिछली बार इससे 9% कम वोट मिला था महागठबंधन को। पिछली बार का जो ये अंतर था वो 22.49% का था। 2019 में बीजेपी को सबसे ज़्यादा वोट प्रतिशत मिला था, वो था 24.05% और उसने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इस बार भी बीजेपी ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन उसका वोट परसेंटेज घटकर 20.52% रहा। जेडीयू पिछली बार 22.26% मत ला सका था। इस बार उसका भी वोट घटा है और इस बार उसे 18.52% मत मिले हैं। आरजेडी को 22.14% मत मिला है, जो इस बार किसी भी एक पार्टी का सबसे ज़्यादा वोट शेयर है। पिछली बार आरजेडी का वोट शेयर कम था, वो था 15.68%। कांग्रेस को इस बार 9.2% वोट मिले हैं, पिछली बार 7.8%। तो दो इंडिया गठबंधन के 2 प्रमुख दल हैं आरजेडी और कांग्रेस, उन दोनों का वोट परसेंटेज बढ़ा है। हालांकि सीटें उस तरह से नहीं बढ़ी हैं जितना वोट परसेंटेज में इजाफा हुआ। इस मामले में माले को भाग्यशाली माना जा सकता है कि 3% वोट के साथ उसने जो है 2 सीटों पर कामयाबी हासिल की। उसने 3 ही सीटों पर चुनाव लड़ा था और एक नालंदा की सीट वो भाकपा माले हार गई, जबकि आरा में और काराकाट में उसके उम्मीदवार जीते हैं। सवाल यह है कि इतनी मेहनत के बावजूद सीटें क्यों कम आई आरजेडी की और कांग्रेस की भी। तो सबसे पहले याद करना होगा कि इंडिया गठबंधन की शुरुआत नीतीश कुमार के साथ हुई थी और नीतीश कुमार ऐन चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन छोड़कर एनडीए में शामिल हो गए थे। तो उस समय जो एक सेटबैक लगा उसका असर देर तक रहा और आरजेडी और कांग्रेस ने काफ़ी कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद शायद उस सेटबैक को उस तरह से
उसमें कमबैक नहीं कर सका आरजेडी और कांग्रेस जिस तरह से उसको करना चाहिए था। एक दूसरी बात जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है कि आरजेडी और कांग्रेस ने टिकट बंटवारे में काफ़ी देर कर दी। हालांकि कम्युनिस्ट पार्टी जो उसके गठबंधन सहयोगी हैं उनके पास पहले से तो ये तैयार था कि कौन उम्मीदवार होगा कौन नहीं होगा, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस के साथ ये बात नहीं थी। और यहाँ तक हुआ कि चुनाव के बाद, बल्कि 1-2 चरण के चुनाव के बाद भी उसके उम्मीदवारों की घोषणा होती रही। सीट शेयरिंग का भी मामला थोड़ा सा फंसा हुआ था और जो है एक वजह ये भी थी, नीतीश कुमार की शिकायत ये भी थी कि नीतीश कुमार ने का कहना था कि सीट शेयरिंग का फैसला जल्दी हो, वो नहीं हो पा रहा था। इसकी वजह से एक वजह ये भी थी नीतीश कुमार के अलग होने के इंडिया गठबंधन से। तो सीट शेयरिंग का भी फैसला देर से हुआ और लालू प्रसाद पर ये आरोप लगा कि सीट शेयरिंग से पहले ही उन्होंने टिकट बांटना शुरू कर दिया। जैसे पहले चरण के 2 उम्मीदवारों को उन्होंने सीट शेयरिंग के जो संख्या है उसका ऐलान होने से पहले ही टिकट दे दिया था। उसमें अभय कुशवाहा का नाम सबसे ऊपर है। हालांकि वो अभय कुशवाहा ने सबको हैरत में डालते हुए वहां से भारतीय जनता पार्टी के निवर्तमान सांसद जो हैं या पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह को हरा दिया। एक और चर्चा है कि आरजेडी का परफॉर्मेंस थोड़ा कम क्यों हुआ उम्मीद से, या बहुत कम हुआ क्यों हुआ। इसमें पप्पू यादव का एंगल भी माना जा रहा है कि पप्पू यादव ने जिस तरह से चुनाव से ठीक पहले अपनी पार्टी का विलय करा दिया कांग्रेस पार्टी में, और उनको उम्मीद थी कि वो कांग्रेस से उम्मीदवार बनेंगे। यहाँ तक कि उन्होंने लालू प्रसाद से मुलाकात भी की और लग रहा था कि इस पर सहमति बन जाएगी कि पप्पू यादव जहाँ से चुनाव लड़ना चाहें वहाँ से उन्हें टिकट मिलेगा। लेकिन लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव ने इसे जो है वो मुद्दा बना लिया प्रतिष्ठा का, और बहुत कोशिश की कि वहाँ पर जो जेडीयू से आई हुई थी बीमा भारती, उनको टिकट देकर उनको जिताया जाए। बहुत कोशिश की उन्होंने, लेकिन शायद ये बहुत अफसोस की बात रही तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद के लिए कि उनकी जो उम्मीदवार थी बीमा भारती वो तीसरे नंबर पर रही और महज 27,000 कुछ वोट पा सकी, जबकि जीत हासिल करने वाले और दूसरे नंबर पर रहने वाले दोनों उम्मीदवारों ने, यानी पप्पू यादव ने और संतोष कुशवाहा ने 5 लाख से अधिक वोट लाए। एक और मसला जिसकी चर्चा होती रही है चुनाव के दौरान भी, वो है हिना साहब का मसला कि हिना साहब जो पूर्व सांसद शहाबुद्दीन मरहूम की बीवी हैं, उनको क्यों नहीं मना सका आरजेडी। बहुत चर्चा थी। हालांकि आरजेडी के टिकट पर ही वो पहले चुनाव लड़ती रही और कभी जीती नहीं वो, लेकिन इस बार भी उनको ये ऐसा बताया गया कि कोशिश की गई कि टिकट दिया जाए, लेकिन वो मानी नहीं और इंडिपेंडेंट लड़ी। वहाँ से सीवान से चुनाव जो है आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ी। हालांकि वो जीत हासिल इस बार भी नहीं कर सके, दूसरे स्थान पर रही। लेकिन देखने की बात यह है कि आरजेडी के जो उम्मीदवार थे अवध बिहारी चौधरी, वो तीसरे स्थान पर रहे। ये बताया गया कि हिना शहाब की वजह से जो मुस्लिम वोटर्स थे सीवान के और उस इलाके के, वो थोड़ा आरजेडी से उनकी दूरी बन गई और शायद जो रोहिणी आचार्य 10,000 कुछ वोटों से हारी सारण से, उसमें एक वजह यह भी थी कि हिना शहाब के जो समर्थक थे उन्होंने शायद उस तरह से रोहिणी आचार्य का वहाँ साथ नहीं दिया। तो आसपास की सीटों पर भी असर हुआ और इस तरह से आरजेडी की सीटें कम हुई। एक और बात कही गई कि जो उम्मीदवारों का चयन था, बहुत से ऐसे उम्मीदवार जो दूसरी पार्टी से आए थे उनको दे दिया गया। हालांकि मैंने पहले बताया कि दूसरी ही पार्टी से आए हुए एक उम्मीदवार अभय कुशवाहा थे, उनकी जीत हुई। लेकिन जैसे बीमा भारती की हार हो गई, वो जेडीयू से आई थी और उनको तुरंत टिकट दिया गया, या इसी शर्त पर वो आए थे ये पता नहीं है। अगर वो इसी शर्त पर आई थी तो उनका परफॉर्मेंस बहुत ख़राब रहा और इसका असर जो है उस इलाके में भी पड़ा। एक और बात जिसकी चर्चा की जानी चाहिए कि तेजस्वी यादव ने कोशिश तो की कि माई की जगह पे बाप का समीकरण चले, और आपको पता है कि बाप जो है उनका बाप से आशय था बहुजन, अगड़ा, आधी आबादी और कुंवर, गरीब लोग। तो उन्होंने कोशिश तो ज़रूर की कि माई की जगह पर बाप का जो समीकरण है वो उनके लिए काम आए। लेकिन कई लोगों का कहना है कि जो माई समीकरण का वाई है यानी यादव, वो कई जगहों पर टूटा। जैसे मिसाल के लिए मधुबनी में अली अशरफ फातमी वहाँ पे थे उम्मीदवार, तो उनको शायद यादवों का उतना वोट मिला नहीं, जिसकी वजह से उनको हार का सामना करना पड़ा। तो इस तरह से जो 23 सीटें थी सब में, जिसमें 19 में हार हुई आरजेडी की, उसमें कहीं ना कहीं अलग अलग कारण थे। और जिसको हम एक कॉमन कारण बता सकते हैं वो है कि टिकट बंटवारे में देरी हुई, सीट शेयरिंग का फैसला देर से लिया गया, पप्पू यादव का मामला सही से नहीं निपटाया गया। तो इससे जो है आरजेडी और कांग्रेस
दोनों को नुकसान हुआ। और अंत में चर्चा करते हैं कांग्रेस पार्टी की कि कांग्रेस जो है वो इस बार भी कमज़ोर कड़ी साबित हुई। 9 सीटों पर लड़ी कांग्रेस और 7 में उसे हार का सामना करना पड़ा। एक सीट जो पहले से जीतती आई थी कांग्रेस पार्टी यहाँ किशनगंज से, वहाँ जीत मिली, और एक तारिक अनवर जीते कटिहार से। बाकी 7 सीटों पर उसे हार का सामना करना पड़ा। इसका भी इंडिया गठबंधन के प्रदर्शन पे असर पड़ा। और ये जो बात आरजेडी के बारे में कही जा रही थी, उम्मीदवारों के चयन के बारे में, वही बात कांग्रेस के बारे में भी कही जा रही है कि कांग्रेस पार्टी ने भी शायद उम्मीदवारों का चयन उस तरह से नहीं किया या पहले नहीं किया, इस वजह से उनके उम्मीदवारों को हार का सामना करना पड़ा। याद होगा आपको कि 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी 70 सीटों पर लड़ी थी और सिर्फ 19 सीटों पर जीत हासिल कर सकी थी। उस वक्त भी ये कहा गया था कि अगर आरजेडी की सरकार नहीं बनी, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार नहीं बनी, तो उसकी सबसे कमज़ोर कड़ी कांग्रेस का प्रदर्शन था। और इस बार भी ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने 2020 से कोई बेहतर परफॉर्मेंस इस बार भी नहीं किया बिहार में। तो ये थी आरजेडी के हार के वजह, इंडिया के गठबंधन के उम्मीदों के अनुसार प्रदर्शन न करने की वजह। हार तो हम शायद उस तरह से नहीं कह सकते हैं, क्योंकि पिछली बार सिर्फ 1 सीट थी और इस बार जो उनकी सीट की संख्या बढ़ी है, 1 से जो है वो 8 हुई है। और अगर निर्दलीय पप्पू यादव को कांग्रेस का हिस्सा मान लिया जाए तो 9 भी माना जा सकता है। तो प्रदर्शन तो बेहतर हुआ है, लेकिन जो उम्मीद थी, जितनी कोशिश की थी तेजस्वी यादव ने, शायद अगर वो इन कारणों पर जिनकी चर्चा हमने की, अगर उस पर ध्यान देते या वो आइंदा ध्यान देते तो उसका हमको फ़ायदा होगा। और ये बिहार के बारे में थी आज की चर्चा। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया।